नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा और आपका सभी का मेरे चैनल डॉक्टर मुकेश नौटियाल। तो आज फिर मैं आपके लिए, जैसे मैंने पहले क्लास 9th की बात करी थी और उसमें मैट और सेट है ना दो, तो क्लास 9th की मैंने दो वीडियो बना दिए, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने कवर करा था सब्जेक्ट वाला, जो स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड था, या आप कह सकते हैं इन जनरल सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट, जो मतलब जिसमें सब्जेक्ट क्या क्या आएगा सब्जेक्ट में। अब उसमें और पार्ट 2 में, क्योंकि इसमें 100 क्वेश्चन थे, कितने क्वेश्चन थे 100, और इसमें भी 100 ही हैं। मैट में मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट में जो है 100 क्वेश्चन है, तो इसके 100 और इसके 10 यानी 110 क्वेश्चन करा दिए। अभी 90 बचे हुए हैं, वो करा दूंगा मैं आपको, ठीक है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा, क्योंकि क्लास 6 के बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही, क्योंकि ये दो वीडियो आप देखेंगे तो कम से कम इनमें आपको ये पता लग जाएगा क्लास 9th में आना क्या क्या है ना, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आने, जैसे सोशल स्टडी से कितने आने, मैथ से कितने आने, साइंस से कितने आने, 9th की बात करूँ। और ऐसे ही मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। वो बेसिकली पूरा रीजनिंग बेस्ड पेपर है, जो मैट होता है ना, मेंटल एप्टीट्यूड। अब तो यानी वो क्लास 9th हो गया 200 नंबर का, कितने का हो गया 200। अब बात कर लेते हैं थोड़ा क्लास 6 की। तो क्लास 6 की अगर बात करें तो देखो, मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना परीक्षा जूनियर स्तर कक्षा 6 का ये सैंपल पेपर, ये समझो आप पेपर है, ये 2024-25 का ऐसा पेपर आया था। अब ये आ जाए ये ज़रूरी नहीं है, इस टाइप का आएगा, मतलब ये आप खासकर जो टीचर तैयारी करवा रहे हैं और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि क्लास 6 का बच्चा तो बहुत छोटा होता है, लेकिन फिर भी टीचर जो मेहनत करते हैं, क्योंकि मैंने देखा है अधिकतर टीचर बहुत मेहनत करते हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि आना क्या है, कैसा पेपर आएगा, तो ताकि वो उसके इर्द गिर्द तैयारी कर ले ना, उसके उसके चारों ओर, जैसे आपको पता है, तो इस एरिया में आप तैयारी कर लो ताकि आपका सक्सेस रेट बढ़ जाए। तो इसी में क्लास 6 में हम सबसे पहले करा रहे हैं सेट, शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण। इसमें 60 क्वेश्चन, मैं बता दूं आपको, क्लास 9th में सेट में भी 60 ही क्वेश्चन आएंगे और मैट में भी 60 ही क्वेश्चन आएंगे ना, तो कुल मिला के कितने हो गए 120। और जबकि क्लास 9th की मेरिट बननी है 200 से, और क्लास 6 की बननी है 120 नंबर से। तो ये पेपर 2 है। पेपर 1 जो होगा इसमें मैट होगा, मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट है ना, वो भी 60 का, वो भी कराऊंगा मैं, लेकिन इसके दो ही वीडियो बनाएंगे, 60 का एक और 60 का एक, ठीक है। और अभी इसमें दो बना दिए, इसमें एक और बनेगा अभी 9th क्लास में, तो वो देख लेना आप। एक प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं, मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति परीक्षा, तो उसमें 9th और 6 के सारे में डाल दूंगा पेपर, और साथ में जो आगे के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं कुछ, मैं सैम्पल पेपर बना के भी डाल दूंगा। तो आप लोग देखते रहना और जुड़े रहना साथ में चैनल के साथ, है ना। वैसे बेसिकली मेरा चैनल क्या है, मैथ्स का चैनल है, तो यहाँ आपको छोटी बड़ी हर क्लास का मटेरियल मिल जाएगा। और जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई टीचर भी कर रहा है किसी में, जैसे कोई प्राइमरी में है, कहीं है जूनियर में, कहीं अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, पॉलिटेक्निक लेक्चरर, उत्तराखंड लेक्चरर, ASO, तो सबका सिलेबस मेरे चैनल में 400 के करीब वीडियो हैं, तो आप प्लेलिस्ट वाइज देख सकते हैं, तो आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो वो मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, इंस्ट्रक्शंस आप देख लेंगे ना। तो देखो, पहले इसमें हिंदी है, इसमें क्या है, हिंदी और मैथ्स है अधिकतर ना। तो पहले क्वेश्चन क्या है, हिंदी के हैं। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ सुध बुध खोना है? आँखों पर पर्दा पड़ जाना, हाथ धोकर पीछे पड़ना, होश हवास उड़ जाना और लाल पीला होना, है ना। तो देखो, सुध बुध खोना नहीं बोलते यार, तेरी सुध बुध खोएगी, सुध बुध खो दिया तूने। तो सुध बुध खोने का मतलब बेसिकली क्या होता है, होश और हवास उड़ जाना, मतलब आप अपने होशो हवास में ही नहीं रहे, है ना, यही तो होता है। सुध बुध खो गई ना, मतलब होशो हवास उड़ गया आदमी। मरियल, तो मरियल हमारे यहाँ जानते हैं किसको कहते हैं, कमज़ोर को कहते हैं ना। बोलते नहीं यार तू बहुत मरियल आदमी है, मरियल मतलब कमज़ोर है। तो मरियल शब्द का समानार्थी ढूंढना है आपको ना, विपरीत नहीं ढूंढना है। कई लोग क्वेश्चन नहीं पढ़ते और आंसर दे देते हैं, तो मरियल का समानार्थी, सिनोनिमस बोल रहा है वो, तो क्या हो जाएगा, दुर्बल है मरियल, दुर्बल को मरियल कहते हैं ना। और मजबूत तो इसका अपोजिट हो जाएगा फिर, है ना। नेक्स्ट है, लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी, वाक्य में क्रिया विशेषण।
लोमड़ी जो है मंद मंद मुस्कुराने लगी। वाक्य में क्रिया विशेषण है, क्रिया जो क्रिया कर रहा है उसमें विशेषण क्या है, तो यानी मुस्कुराना विशेषता है, तो मुस्कुराने लगी है ना। नाक भौं सिकोड़ना मुहावरे का अर्थ, यानी आप नाक भौं सिकोड़ना, तो क्या होता है नाक भौं सिकोड़ना का मतलब, जैसे बोलते हैं ना कि कोई आ गया तो आपने क्या कर लिया, नाक और भौं सिकोड़ दी, तो क्या मतलब है इसका। ठीक है, इसको थोड़ा ठीक कर देना। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी, तो इसमें आंसर क्या है, मंद मंद है, मुस्कुराने नहीं है। ठीक है ना। नाक भौं सिकोड़ना, तो क्या होगा, मैं इसका बता रहा था आपको कि नाक भौं सिकोड़ना का मतलब है कि जब आप किसी से क्या करते हो, घृणा करते हो। ठीक है, तो क्या करते हो, नहीं कहते छी, जैसे नाक मतलब बदबू से आती है तो हम क्या करते हैं, नाक वो बंद कर देते हैं ना, तो वही है घृणा करना। फिर अगला क्वेश्चन है किरमिच। किरमिच की जो गेंद है उसका प्रयोग कहाँ होता है, उसका प्रयोग जो होता है क्रिकेट में होता है, किरमिच की गेंद। अभिनय करने वाला कहलाता है लेखक, चित्रकार, कथाकार, अभिनेता। अरे जो अभिनय करेगा, बोलते नहीं ये बड़ा अच्छा अभिनेता है, ये अभिनय करने वालों को ही तो अभिनेता बोलते हैं। अभिनेता मतलब जो पिक्चर देखते हैं तो अभिनय करते हैं, जैसे तो वो अभिनय, जैसे अक्षय कुमार हो गया तो ये अभिनेता है। क्या कहते हैं मेरे क्या बस का, वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह, देखो ये क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होता है। ये क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह। और लाल हरा या नीला पीला, तो देखो लाल और हरे के बीच में ऐसा लगा है, नीला और पीले के बीच में ऐसा, तो इसको योजक चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह बोलते हैं ना, ध्यान देना आप, इसको क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो भेंट शब्द का एक अर्थ है उपहार, इसका अन्य अर्थ है, भेंट नहीं होते, बोलते हैं हमारे यहाँ बोलते हैं भेंट हो गई, भेंट यानी मुलाकात भी हो गई। एक तो उपहार होता है और अन्य अर्थ पूछ रहा है ना, तो मुलाकात नहीं बोलते, यार तेरे साथ बड़े दिनों बाद भेंट हुई, भेंट हुई मतलब मुलाकात हुई है ना। जो कलाबाजियाँ खा सकते हैं उनको क्या कहेंगे, कलाबाजी कहेंगे। चालबाज तो वो होगा जो चालाकी करता है, खेलबाज होगा जो खेल में माहिर हो, बल्लेबाज वो होगा जो क्रिकेट खेलने में बल्लेबाजी में माहिर हो, और जो कलाबाजियाँ खा सकते हैं उसको कलाबाज या कर्तव्यबाज कहते हैं। उल्टे पाँव लौटना क्या है, संज्ञा है, समास है, अलंकार है, संज्ञा तो है नहीं, समास अलंकार लोकोक्ति है कि उल्टे पाँव भाग गया हो। ठीक है ना, क्लियर है। अचानक शब्द का समानार्थी है, अचानक नहीं बोलते, अचानक आ गया यार, ये समानार्थी मतलब उसी के जैसा मतलब होना है। तो ये विलम्ब तो अपोजिट हो गया, एकाएक, रुक कर, देर से, तो क्या हो जाएगा, एकाएक हो जाएगा। क्या होगा, अचानक का शब्द का समानार्थी क्या हो जाएगा, एकाएक हो जाएगा। ठीक है। अब देखो 13 क्वेश्चन है, असमंजस शब्द का अर्थ है, तो असमंजस का मतलब ही होता है दुविधा, है ना। हम बोलते नहीं यार मैं बड़ी दुविधा में हूँ, मैं बड़े असमंजस में हूँ कि मुझे करना क्या चाहिए, तो असमंजस का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, दुविधा। देखो मैं मैथ्स का टीचर हूँ, अगर कहीं पर वो भी, ठीक है ना, तो अगर आपको लगता है कि कहीं पर दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बता देना। मतलब वैसे तो 100% क्वेश्चंस के जो ये आंसर हैं वो सही हैं, लेकिन ये मैं बेसिकली आपको इस चैनल पे इसलिए भी करा रहा हूँ क्योंकि इस चैनल पे सब कुछ मैथ्स का ही है, लेकिन मैं इसलिए करा रहा हूँ कि बच्चों को, कई टीचर्स मेरे साथ जानकार हैं, तो 9th का तो बहुतों की क्वायरी आई थी, तो मैंने 9th का भी बना दिया कि कैसा पेपर आएगा, क्या पेपर आएगा। तो ऐसे 6 का भी होगा, टीचर्स को प्रॉब्लम होगी। तो प्राइमरी का बच्चा आता है गवर्नमेंट में तो उतनी नॉलेज भी नहीं होती उसको, तो टीचर को ही तैयारी करवानी है, तो टीचर को भी पता होना चाहिए ना क्या आना है। तो मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि इस तरीके से आप तैयारी करा सकते हैं। यानी देखो अभी तक सारे क्वेश्चन किसके हैं, हिंदी के, तो आप हिंदी की ज़्यादा तैयारी कराओ बच्चे से ना। और फिर मैथ्स आएगी तो मैथ्स की तैयारी किसके लिए, एससेट के लिए, और मैट के लिए तो सीधा सीधा वो रीजनिंग के क्वेश्चन है वो भी कराऊंगा मैं। तो बेसिकली इसलिए मैं सॉल्व करा रहा हूँ पेपर, है ना। ये कोई मेरा ये टास्क नहीं है कि मेरे को इसकी आंसर की देनी है आपको। आंसर की क्या है, यही क्वेश्चन थोड़ी आएंगे, वहाँ तो पता नहीं कौन से क्वेश्चन आए, पर उनका तरीका, टाइप किस तरीके, जैसे लोकोक्ति का क्वेश्चन है, मुहावरों का क्वेश्चन है, सिनोनिमस है, एंटोनिमस है, तो आप इस तरीके से तैयारी करेंगे। क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, इस टाइप के जो हिंदी में ग्रामर है उसको पढ़ो आप ज़्यादा ना। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है, पुल्लिंग है ना, बहन, पिता, माता, दादी,
तो देखो बहन, माता, दादी तो स्त्रीलिंग शब्द है, तो पिता क्या है इसमें, पुल्लिंग शब्द है। वह सफ़ेद अंगरखा और पैजामा पहने हुआ था, वाक्य में सर्वनाम है ना। तो कौन से शब्द सर्वनाम होते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर, तो यहाँ पर नाम आ सकता था ना, जैसे रमेश ने सफ़ेद अंगरखा और पैजामा पहना हुआ था, ठीक है ना। तो रमेश की जगह क्या लिख दिया, वह। तो मैं क्या कह रहा हूँ, जो संज्ञा के बदले यूज़ होते हैं वही तो सर्वनाम कहलाते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर यहाँ पर क्या है, वह, तो क्या हो जाएगा, सर्वनाम वह हो जाएगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से अकबर का बेटा नहीं है ना। सलीम था, मुरीद था, दारा शिको नहीं था। दारा शिको उसका बेटा नहीं था, किसका, अकबर का बेटा नहीं था दारा शिको, है ना। नेक्स्ट है, नक्काशी करने में किस औजार का उपयोग किया जाता है, दरांती, कुदाल, हथौड़ा एवं छेनी, फावड़ा। तो किसका करते हैं, हथौड़ा एवं छेनी से नक्काशी की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत, असंगत का मतलब समझ रहे हो, जो बाकी के साथ मैच ना करे। चावल, ठीक है, पका के खाते हैं, दूध भी खाने की चीज़ है, गुड़ भी खाने की चीज़ है, लेकिन साबुन एक ऐसी चीज़ है जो खाई नहीं जाती, लगाई जाती है। नहाते हो, हाथ धोते हो, ठीक है ना, वॉशरूम जाते हो, तो तब आपको साबुन की ज़रूरत है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि इनमें से अलग कौन। लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए किस क्लास का है, जो बच्चे 5वीं पास करके आए तो उनके लेवल से ठीक है ये क्वेश्चन पेपर ना। अरे वो बच्चे अभी आए हैं, 6ठी में आए हैं, तो उनको थोड़ी इतनी सारी चीज़ें पता। आप लोग अपने लेवल से नहीं देखना है, बच्चों के लेवल से देखिए, तो पेपर बहुत बढ़िया है। और बच्चों को इस तरीके की चीज़ें बताइए ताकि वो निकले। अच्छा है, ये स्कॉलरशिप बहुत अच्छी है, 6ठी में भी मिलेगी, 7वीं 8वीं, फिर 9वीं में फिर पेपर होता है, फिर आप बोर्ड में अच्छा कर गए तो आपके आगे भी कंटिन्यू होगी। तो बहुत अच्छा पेपर है, और ये मुझे तो लगता है हर एक टीचर को करवाना चाहिए, बच्चों को भरवाना चाहिए और मेहनत करवानी चाहिए, ताकि उनको थोड़े क्या है 7200 रुपये मिलते हैं शायद, मेरे को याद है कि 7200 मिलते हैं इसमें, किसमें, 6 वाली में, और अब पता नहीं ज़्यादा हो गया होगा, और उसमें ज़्यादा मिलता है 9th वाली में। लकड़ी के कारीगर के औजारों का समूह कौन सा है, दरांती, गेंती, आरी, रंदा, कुदाल, फावड़ा, पेचकस, तार। ये तो इलेक्ट्रीशियन का है। कुदाल फावड़ा किसान का है। दरांती, गेंती ये किसका है, ये मज़दूर का है, दरांती और गेंती। आरी और रंदा ये किसका है, कारीगर का है ना। जो लकड़ी के काम करते हैं वो अधिकतर देखा होगा तुमने, आरी और रंदा लेके घूमते हैं। जो दरांती और गेंदी वो मज़दूर लोग हैं। अब देखो इससे और क्वेश्चन भी बन सकते हैं ना। ये क्या हो गया, कारीगर हो गया, ये क्या हो गया, कारीगर। कुदाल फावड़ा मज़दूर, कुदाल फावड़ा किसानों के पास भी होता है, अधिकतर किसान लोग जब खेत में जाते हैं। और पेचकस, तार तो तुम्हें पता है इलेक्ट्रीशियंस के पास। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, काम वह जरूर मैं करूँगा, वह जरूर काम मैं करूँगा, काम में वह जरूर करना, मैं वहाँ जरूर काम करना चाहूँगा। तो साफ ही लग रहा है, आप बोल के ही देख लो, काम वहाँ ज़रूर मैं करूँगा, कहाँ क्या उटपटांग सा लग रहा है। वहाँ ज़रूर काम मैं करूँगा, काम मैं वहाँ ज़रूर करना, मैं वहाँ ज़रूर काम करना चाहूँगा। तो आई थिंक यही होना चाहिए, है ना। 20। अब देखो फटाफट 21वां क्वेश्चन है, इसको मिलाना है। इल्लू, ये पढ़ा है हम लोगों ने, इग्लू छोटी क्लासों में बताते हैं ना, ऐसे तो होता था इग्लू। हाउस बोट, ठीक हो गया। बहुमंजिला इमारत साफ दिख रही है, और झोपड़ी भी साफ दिख रही है, तो मिला दिया। तो देख लेना कौन सा सही है इसमें, है ना। कॉलम ए और कॉलम बी में मिलान कर सही चुनिए। अब देखो कट फोड़ हुआ क्या करता है, सबको पता है, पेड़ के तने पर छेद करता है। तो ए के साथ किसको मिला दो, सेकंड को मिला दो। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाता है, फर्स्ट को मिला दो। उल्लू रात को ही काम करता है, बोलता है ना उल्लू क्यों बना फिर रहा है यार, रात को मत कर, दिन में कर। कबूतर क्या, गुटरगू करना, गाना भी है। ये थर्ड हो गया, बस। तो मिला दो इसको, जो कॉम्बिनेशन सही है। ए के साथ सेकंड, ए के साथ सेकंड, ठीक है ना। बी के साथ फर्स्ट, बी के साथ फर्स्ट। देखो ए के साथ सेकंड, बी के साथ फर्स्ट, सी के साथ फोर्थ, सी के साथ फोर्थ, और डी के साथ थर्ड। तो ये वाला ऑप्शन सही है ना, क्लियर है। नेक्स्ट है, आपका मित्र विगत दिन से सर्दी जुकाम से पीड़ित है, आप उसे निम्न में से किसके सेवन की सलाह देंगे। अदरक, इलायची, सौंफ, धनिया। अदरक देना भैया, ठंडा हो गया उस बंदे को, तो जुकाम से पीड़ित है, अदरक की चाय पिएगा, ठीक हो जाएगा। क्यों, अदरक जीरा इनकी चाय पिलाओ उसको बढ़िया ढंग से। वैसे तो इलायची भी डाल सकते हो उसमें, लेकिन यह है कि अदरक जो है गर्म होती है ना, अदरक की तासीर, तो ठंड से होगा जुकाम तो ठीक हो जाएगा। एक व्यक्ति देख नहीं सकता, वह पढ़ने के लिए किस लिपि का प्रयोग करता है। तो आप सबको पता है, देवनागरी तो करेगा नहीं, रोमन भी नहीं करेगा, गुरुमुखी नहीं करेगा, ब्रेल लिपि से पढ़ाया जाता है, जो
ब्लाइंड हैंडीकैप्ड बच्चे होते हैं उनके लिए क्या है, ब्रेल लिपि, इसकी ट्रेनिंग भी होती है और इसकी एक अपनी लिपि है और इस लिपि से इसको पढ़ाया जाता है। जब किसी मधुमक्खी के फूलों का रस मिल जाता है तो वह किस प्रकार दूसरी मधुमक्खी को इसकी सूचना देती है, वह के आवाज़ के, नाच कर, फूल के चारों ओर घूम कर, है ना। तो कैसे देगी, आई थिंक नाच कर। ठीक है, तो नाच कर देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कन्नौज इत्र के लिए प्रसिद्ध है, सालन, चटनी, मिठाइयाँ। कन्नौज किसके लिए प्रसिद्ध है, इत्र। इत्र जानते हो, खुशबू के लिए लगाते हैं। चित्र में प्रदर्शित पंजा मुख्यतः किस प्रकार के कार्य के लिए उपयुक्त है, जिनके ऐसे पंजे होते हैं वो क्या काम करने में तेज होते हैं, पता है तुम्हें, हैं? किस काम के लिए, पानी में तैरने के लिए। पानी में तैरने के लिए ये उपयुक्त है ना, जालीदार पंजा है तो उनको तैरने में क्या करती है, इससे मदद मिलती है। पृथ्वी एक ग्रह है जिसके चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है। चंद्रमा क्या है भाई, ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उनको क्या कहते हैं, उपग्रह। चंद्रमा क्या है, एक फेमस उपग्रह है, किसका, पृथ्वी का। कुछ उपग्रह हम ऐसे भी भेजते हैं आर्टिफिशियल, पर ये नेचुरल है हमारे लिए, ये हमारे लिए क्या है, नेचुरल उपग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अच्छा, कुछ लोगों को इसमें इलायची भी लगती है भाई, हैं, पर मेरे हिसाब से तो अदरक की है, देख लेना। खरपतवार, खेतों में बिना बोए अपने आप उगने वाले पौधे, मिट्टी की उर्वर, सहायक किसान द्वारा प्रयोग की जैविक खाद, नकदी। खरपतवार क्या होते हैं, जो खुद वो का खुद उग जाते हैं, उनको बोते नहीं हो आप, पर वो जब आप क्या करते हो उसको, अरे निकालते नहीं है कुछ बीज बीज से, गंदगी बाहर हटाते हो, तो वो खरपतवार ही होती है जो अपने आप ही उगाती है, तो उसको हटाना पड़ता है खेती के बीज से। गुड़ाई, निराई क्या बोलते हैं हम लोग उसको। सांप के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य है। सांप के दांत नुकीले बिल्कुल होते हैं साहब। सांप अपने शिकार को, सांप के संदर्भ में निम्नलिखित असत्य है। सांप अपने शिकार को पूरा निगल जाता है। कुछ सांप जहरीले नहीं होते, ये भी ठीक ही है। सांप अपने शिकार को चबाकर खाता है, ये नहीं है, ठीक है ना। सांप जो है अपने शिकार को चबाकर खाता है, ये सही नहीं है, निगलता है वो। नेक्स्ट है, छात्रों का एक समूह बीजों के अंकुरण करना चाहता है, उनके द्वारा किस तरीके को अपनाने से बीजों का अंकुरण सबसे पहले होगा। बीजों को पानी से भरी टोकरी में रखना, कटोरी में रखना, सूखी कटोरी, रेत भरी कटोरी, नमी युक्त कपड़े में लपेटना। तो बेस्ट तरीका है कि आप नमी युक्त कपड़े में क्या कर लो, अरे पानी भरी कटोरी में रखोगे ख़राब ही हो जाएगा, वो नमी वाले कपड़े में डाल दो तो अंकुरित हो जाता है। तुम लोग देखते हैं घर में चने चुने भी खाते हैं लोग, तो अंकुरित चने खाते हैं, तो वो क्या करते हैं, कुछ दिन उसको गीला करके रखते हैं, तो उस पर अलग सी कोपल सी आ जाती है ना, तो नमी युक्त कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए। दिए गए बार चार्ट के आधार पर बताइए कि कुल कितने घरों में बिजली और एलपीजी का उपयोग खाना बनाने में किया जाता है। तो देखो एलपीजी का कितना है 50, और बिजली 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 है 20, तो दोनों मिला दो तो 50 का एलपीजी और 20 का बिजली, तो कितना हो गया 70, है ना। यही तो पूछा है, दिए गए बार चार्ट के आधार बताइए कुल कितने घरों में बिजली और एलपीजी का उपयोग खाना बनाने में होता है। तो 50 और 20, 70 घर हैं जिनमें एलपीजी और बिजली से खाना बना रहे हैं लोग। अगला देखो फटाफट, ये साइंस के क्वेश्चन है ना। हिंदी कहाँ पर पूरी हो गई, हिंदी हो गई थी ऊपर, फिर साइंस आ गई अब, है ना। मेरे ख्याल से 20-25 क्वेश्चन उसके हैं हिंदी के, ये यहाँ तक हिंदी थी, कहाँ तक 20 तक हिंदी थी, उसके बाद साइंस शुरू हो गई, उसके बाद देखते हैं क्या शुरू होता है, उसके बाद गणित होगी बस। मेरे ख्याल से 20-20 क्वेश्चन, 20 हिंदी, 20 साइंस और 20 गणित। जीभ द्वारा हमें स्वाद का अनुभव होता है, जब हम शक्कर खाते हैं हमें जीभ के किस भाग से मीठे स्वाद का अनुभव होता है, हैं, अग्रभाग से, पश्चभाग से, पार्श्वभाग से या मध्य भाग से। तो क्या होगा, अग्रभाग से आप जैसी शक्कर रखते हो ना मुँह में तो स्वाद आ जाता है आपको। उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है, उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है, क्या है उत्तराखंड का राज्य खेल, फुटबॉल। 2011 में फुटबॉल को अपने राज्य खेल घोषित किया था, ठीक है। भारत का वह राज्य जो समुद्र तट पर नहीं बसा है, तो महाराष्ट्र है भाई, केरल है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में डाउट है।
तो मेरे ख्याल से समुद्र तट पर नहीं बसा है। आंध्र प्रदेश में भी आता है तूफान, महाराष्ट्र, तेलंगाना है इसका करेक्ट आंसर। क्या है? तेलंगाना। ठीक है ना। अरे ये दोनों एक ही थे पहले, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। हाँ, तेलंगाना है वो इसका सही आंसर। ठीक है ना। प्याज को खराब होने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त तरीका है? फ्रिज में नहीं, कभी मत रखना फ्रिज में, जहर बन जाता है प्याज। बंद उस पर फफूंदी लग जाए। बंद टोकरी में नहीं, नमी रहित खुले स्थान में रखना, बिल्कुल सही है। नमी रहित, नमी ना हो और खुले में छोड़ दो। तुमने देखा होगा दुकानों में भी प्याज बिकता, फैलाया हुआ रहता है उनका, तो खुला होना चाहिए, वहाँ पर बस सीलन नहीं होनी चाहिए, तब ख़राब हो जाएगा। और गीले कपड़े में तो कोई ना रखेगा, लपेट के ख़राब हो जाएगा। ठीक है ना। अब है उत्तराखंड में स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस जानवर के लिए है? बाघ, है ना। ध्यान देना, बाघ के लिए फेमस है ना जिम कॉर्बेट पार्क, बहुत फेमस है। अभी दिन में भी जाओगे बाघ दिखेंगे तुमको वहाँ। अगला क्वेश्चन है, भवन निर्माण से पहले उसको डिज़ाइन किया जाता है। निम्नलिखित में से भवन डिज़ाइन से संबंधित है? अकाउंटेंट तो भैया जो पैसों का हिसाब किताब रखता है, हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर बिजनेस में एक अकाउंटेंट होता है। आर्किटेक्ट, सुपरवाइज़र वो लोग होते हैं जैसे फैक्ट्रियों में मजदूर होते हैं, उनके ऊपर एक सुपरवाइज़र होता है। इंटीरियर डेकोरेटर मतलब घर के अंदर डेकोरेशन करना है। तो आर्किटेक्ट है जो क्या कहें हैं, भवन का नक्शा डिज़ाइन करता है, तो आर्किटेक्ट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? बी आर्क करते हैं कई लोग, तो बीटेक इन आर्किटेक्चर तो होता है आर्किटेक्चर। हमारे पेट में पाचक रस होता है, क्षारीय, उदासीन, लवणीय, अम्लीय। वन अधिकार 2007 में लागू किया गया। इस कानून से संबंधित आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाना, जंगल से ना हटाए, जंगल बचाने का काम उनकी ग्राम सभा को दिया जाना, जंगल व वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर उनका हक ना होना। तो ये तो गलत ही होगा ना। क्यों नहीं होगा भाई? जो जंगल में रहेगा तो उसका हक भी होगा, तो यही होना चाहिए। गलत क्यों? 40। अब देखो, अब आगे तुम्हारा गणित। तो मैं गणित का मास्टर हूँ, तो मैं गणित के बारे में ज़्यादा अच्छे से बात कर सकता हूँ। देखो 50, 0, 100, 5, हमेशा याद रखो, मैं कई बार बोलता हूँ जीरो को दोस्त नहीं बनाना ना। आप देखो कितने अच्छे हीरो भी होंगे तो जीरो के साथ मल्टीप्लाई होके क्या हो जाओगे? जीरो हो जाओगे। अरे कभी भी अगर गुणा में चाहे कितने भी नंबर लिखे हैं, बड़े बड़े नंबर लिखे हैं ना, 1 लाख, 1 करोड़, 10,000, 12, कुछ भी लिखा और उनके साथ जीरो है गुणा में, क्या है? बस जीरो इन सब की कहानी ख़त्म कर देगा। आंसर जीरो व्हेन मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर। जीरो के साथ जब किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो ये जीरो की विशेषता है। देखो 1 की विशेषता है वो आपको बदलता नहीं है, जैसे 2 एकम 2, है ना, 100 एकम 100। और जीरो की विशेषता है वो बाय, आप कितने भी बड़े हो, 100 गुणा के जीरो कहेगा ले भाई तुझे मैं क्या बना देता हूँ? जीरो। तो आंसर है जीरो। जीरो जब भी आपके मल्टीप्लिकेशन में आ जाए तो आंसर क्या होगा? जीरो होगा साहब, है ना। ये उसमें भी आता है काफ़ी, राजीव गांधी नवोदय उस टाइप की क्वेश्चन। अब देखो क्या कह रहा है, 46390 में 6 और 9 को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या। तो कुछ मत करो, इधर इसको और इधर इसको इधर ले लो, तो 49360 ये है। अब इन दोनों में अंतर निकाल लो, तो कौन हो गई बड़ी? ये हो गई ना बड़ी। अब 49360 4639। अब आपको पता कैसे लगेगा बड़ी कौन हो गई? अरे बड़ी ऐसी हो गई ना, क्योंकि देखो 4 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 6 है और यहाँ 9 है, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, यहाँ 1000 में 9 और यहाँ 1000 में 6 है। तो जिसका बड़ी डिजिट होगा ना, बड़े उस पर, जैसे 1000 बड़ा है तो यहाँ पर बड़ी डिजिट है, तो सीधी सी बात है वो बड़ा हो गया। अब कर दो इसको, 0 का 0, 16 में से 9 गए 7, 16 में से 9 गए 7, इसने इसको हासिल दिया, 12 में से 3 गए 9, फिर इसने इसको दिया होगा भाई ने, 8 में से 6 गए 2, तो कितना आएगा? 2970। कुछ बच्चे इसमें से इसको माइनस कर देंगे ना, तो ये ध्यान देना। अरे ये क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है छोटी क्लासों में, कि 9, 5, है ना, 0, 8 से बनने वाली 4 अंकों की बड़ी संख्या। तो बड़ी कैसे बनाते हो आप? सबसे पहले बड़ी संख्या यहाँ लिखते हो, फिर उससे बड़ी यहाँ लिखते हो, फिर यहाँ सबसे छोटी को इकाई पे ले जाते हो। क्लियर है? अगर छोटी लिखनी हो, अगर छोटी संख्या लिखनी हो तो सबसे ये क्या आएगा? ये इधर आएगा, फिर 5, फिर 8, फिर 9। लेकिन ये 3 डिजिट की हो गई, क्यों? क्योंकि इसमें 3 ही डिजिट है। अगर मान लो 4 डिजिट की है तो इनको अदला बदली कर लो, तो 5089, है ना। तो ध्यान दो, ये सब
पढ़ा रखा होगा आप लोगों को और पढ़ना भी चाहिए आप लोगों को। अब देखो 396 को 4 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड क्या कर रहा है, वो कह रहा है बराबर होगा। तो बराबर का मतलब होता है, ये बेसिकली यहाँ पर कहना चाह रहा है कि ऊपर नीचे अगर एक ही नंबर से कट जाए, तो देखो आपको बताया होगा अगर किसी नंबर के अंदर में 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो वो 2 से डिवाइड होता है। तो देखो यहाँ भी 4 है, तो 2 दूनी 4, इसको करो 2 एकम 2, 2 नी में 18, 2 एकम 2, 2 नी में 18, एक बचेगा 2 अट्ठे 16, 198/2 कितना हो गया। तो ये ऑप्शन है आपके पास, तो 198/2 आ जाएगा ना, 198/2। 198 डिवाइडेड बाई 2 भी वही है जो 390, इसको भी डिवाइड करके वही आएगा और इसको भी डिवाइड करके यही आना है, सेम आंसर आना है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, क्लियर है। 1 किलोग्राम बराबर होता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो आपको पता होना चाहिए 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है बॉस, अच्छा है, मैथ्स अच्छी आती है किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, और बच्चों को मैथ्स में इंटरेस्ट भी रहता है, तो मैथ्स अच्छे से करना। अब देखो 50 और 50 तो 100 ही हो रहा, तो ये तो हो नहीं सकता। 100 और 100 200 हो रहा, ये भी नहीं। 750 800 900 ही हो रहा, ये भी नहीं है। 350 और 650 कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा ना। तो ये है करेक्ट आंसर, कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर है। देखो यदि एक अंडा 3.5 रुपये का है तो 1.5 दर्जन अंडे कितने के होंगे साहब। ठीक है, तो देखो एक अंडा पता है ना तुम्हें। अब कई बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं ना, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, शॉर्टकट तरीका। 1.5 दर्जन का मतलब क्या होता है, देखो 1 दर्जन का मतलब 12 है ना, और आधा और है, आधा दर्जन कितना हो जाएगा 6, तो टोटल कितना हो गया, 1.5 दर्जन का मतलब हो गया 18। अरे 1.5 दर्जन का मतलब कितना हो गया 18। अब 3 रुपये 50 पैसा, शॉर्टकट तरीका देखो, 3 रुपये अलग कर दो और 50 पैसा अलग कर दो, ये पैसा है ना। तो जब आपको एक का रेट पता है तो 18 तियाँ 54, 18 तियाँ 54, 3 रुपये का होता तो 54 रुपये के आ जाते 1.5 दर्जन, लेकिन 3 रुपये का नहीं है, 3 रुपये 50 पैसे का, जानबूझ के 50 पैसे और दे दिए ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए 50 पैसे से। तो 3 रुपये से इंटू करा, आ रहा है समझ में। 1.5 दर्जन मतलब 18, 3.5 रुपये का एक अंडा है, तो 18 तियाँ 54, अब 50 पैसा है, कितना है 50 पैसा। 18 अंडे लेने हैं, 50 पैसा, तो कितना हो जाएगा, 50 पैसे से करोगे तो 9 रुपये और आएगा ना। अरे 50 पैसे का मतलब आधा रुपये, 50 पैसे का मतलब आधा रुपये, तो आधा रुपये यानी 18 को आधे के साथ इंटू करोगे तो कितना आएगा, 9 रुपये और आ जाएंगे, कितना आ जाएंगे 9, तो 54 और 6 60, 3 63 रुपये। क्लियर है ना, ये शॉर्टकट तरीका है। बाकी तो आप ऐसे कर ही लोगे, कैसे, 3 रुपये 50 पैसे को इंटू कर दो 18 से। अरे 3 रुपये 50 पैसे को किससे इंटू कर दो, 18 से इंटू कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन वो लंबा लगेगा आपको। तो ये शॉर्टकट करना चाहिए कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। 1/2 दर्जन का मतलब है 18 अंडे खरीदने, सॉरी आपको। एक अंडा है 3.5 रुपये का, तो 18 तियाँ 54 रुपये के तो ये आएंगे, और 50 पैसा के हिसाब से लगाओगे तो 9 रुपये और देना पड़ेगा तुमको, तो 54 और 6 60 और 63 हो जाएंगे। महेश ऋषिकेश से 40 किलोमीटर दूर स्थित हरिद्वार की ओर जा रहा है। राकेश ऋषिकेश से 95 किलोमीटर की दूरी पर स्थित विपरीत दिशा में श्रीनगर की ओर जा रहा है। हरिद्वार से श्रीनगर की दूरी होगी, देखो महेश ऋषिकेश से 40 किलोमीटर दूर स्थित हरिद्वार की ओर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आप खड़े हो, कहाँ पर, ऋषिकेश, ये ऋषिकेश है, 40 किलोमीटर ये हरिद्वार है, और ये 95 किलोमीटर श्रीनगर है, मान लो श्रीनगर है, तो कितनी दूरी हो गई, ये श्रीनगर और ये हरिद्वार, इनके बीच की दूरी है, तो इनको ऐड कर दो, 135 किलोमीटर है ना। निम्न में से 2 और 7 के साझा गुणनखंड, साझा गुणज जानते हो, पहाड़ा पढ़ देना, जैसे 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिंगे 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नी में 18, 20, 22, 24। लास्ट गुणज नहीं लिखा जाता, पहला गुणज वो संख्या खुद होता है, और लास्ट मल्टीपल आप नहीं लिख सकते हैं, ऐसे 7 के लिख लो, तो 7 दूनी 14, 7 तियाँ 21, 7 चौके 28, 7 पंजे 35, 7 छिंगे 42, 7 सत्ते 49। साझा गुणज देखने हैं,
तो देखो 18, साथ में तो 18 आएगा नहीं तो ख़त्म ऑप्शन। 20, साथ में 20 भी नहीं आएगा तो ऑप्शन ख़त्म। 2 में तो आएंगे, 2 में 18 भी आएगा, 20 भी आएगा। लेकिन आप 7 से देखो तो 7 में साझा का मतलब है दोनों में आने चाहिए। 7 साझा का मतलब है दोनों में कॉमन। तो 7 वाले में 18 नहीं आएगा क्योंकि 7 एकम 7, 7 दूनी 14 होता है, फिर 7 तियां 21 होता है। तो ये 18 वाला इसलिए ख़त्म हुआ ऑप्शन। 7 तियां 21 होता है तो 20 वाला ऑप्शन इसलिए ख़त्म हो गया। 28 ये वाला देखो यहाँ भी 20 है तो 7 में 20 आएगा नहीं, तो बस अब सही आंसर क्या है आपका? अरे ट्रिक से भी निकलते हैं आंसर भाई, ठीक है, क्योंकि ये सारे इवन नंबर है तो ये 2 के गुणज तो होंगे ही होंगे, सिर्फ ये वाला छोड़कर 21, क्योंकि 21 2 के पहाड़े में नहीं आएगा ना। 2 के पहाड़े में 2 दशक की 20 और फिर 22 आता है देखो। तो साझा का मतलब है कॉमन, साझा का मतलब है कॉमन जो दोनों में हो। तो कॉमन दोनों में हो तो 18 तो चलो 2 में तो होगा लेकिन 7 में नहीं होगा। ऐसे ही 20 2 में तो होगा पर 7 में नहीं होगा। 20 2 में तो होगा पर 7 में। सिर्फ 28 और 42 ऐसे हैं देखो, 28 और 42, क्योंकि 2 के पहाड़े में भी 28 आता है और 2 के पहाड़े में 42 भी आता है और 7 के पहाड़े में भी 28 आता है और 7 के पहाड़े में भी 42 आता है। तो ये इनके कॉमन है, कॉमन मल्टीपल है। कौन? 28 और 28 और 42 ये कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। अरे अगर ज़्यादा डिटेल चाहिए होगी तो मेरे चैनल में बने हुए हैं इन पे वीडियो ना, HCF LCM सब देखना। मैं कहता रहा हूँ आपको प्राइमरी से लेके और MSc तक और NBS KBS PGT TGT उत्तर प्रदेश TGT PGT उत्तराखंड लेक्चरर, उत्तराखंड LT, उत्तराखंड ASO, मैथ्स से रिलेटेड कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम है उस सब के वीडियो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, चलो फटाफट निपटाओ इसको, टाइम है। देखो आयुषी रात को 10:30 बजे सोती है, अच्छा करती है, सो गई तो सो गई, बहुत बढ़िया है। और 5:40 सुबह उठती है, तो वह कुल कितने घंटे सोती है? तो लगा लोगे यार हिसाब, 10:30 है ना, तो 30 छोड़ दो अभी। अरे 10:30 है, चलो 30 भी जोड़ दो, 30 और कर दो तो कितना बच गया? 11 हो गए। 11 से फिर 12, 1 2 3 4 5 घंटे तो ये हो गए। अरे 11 से 12, 1 2 3 4 5 तो 6 घंटे ये हो गए और 30 मिनट ये हैं और 40 मिनट ये हैं, तो 7 घंटे 10 मिनट। कितना आएगा? 7 घंटे 10 मिनट। हिसाब लगा लेना ना, आ रहा है ना समझ में? आसान है। 10:30 पे सोती है ना वो, 10:30 पर, तो 10:30 के बाद 11 बजेंगे, तो अभी ये 30 मिनट होल्ड पे रखो। तो 11 से फिर 12 बजेंगे, फिर 1 बजेगा, फिर 2 बजेगा, फिर 3 बजेगा, फिर 4, फिर 5 बजेगा, फिर 5:30 होगा, फिर 5:40 होगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 घंटे तो ये हो गए। नहीं, 11 से 12 1 घंटा, 2 घंटा, 3 4 5 6 घंटे ये हो गए। 30 मिनट ये हैं और 30 मिनट ये, तो 7 घंटे और 10 मिनट और बचेंगे, तो 7 घंटे 10 मिनट हो जाए। 6 सेंटीमीटर लंबाई, 3 सेंटीमीटर चौड़ाई के एक ये है, 6 सेंटीमीटर लंबा है और 3 सेंटीमीटर चौड़ाई एक आयत के 2 बराबर क्षेत्रफल वाले वर्गों में बांटने पर प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? 6 सेंटीमीटर लंबा है तथा 3 सेंटीमीटर चौड़ा है भाई। तो देखो ध्यान से देखो ज़रा, 6 सेंटीमीटर तो क्या करोगे तुम? 3 ही सेंटीमीटर काट सकते हो। 3 यहाँ से इसको अलग कर लो और 3 यहाँ से, तो 3 और 3 6 हो गया। अरे आ रहा है समझ में? ये है ना, ये 3 अलग कर लिया, 3 अलग कर लिया, क्योंकि टोटल 6 है। 3 ही क्यों करा? क्योंकि चौड़ाई 3 है, तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर करनी है ना, ठीक है, वर्ग की चारों भुजाएं क्या करनी है? बराबर। तो 3 पे काटना पड़ेगा। फिर किस पे काटना पड़ेगा? 3। अगर किसी को डाउट है तो, क्योंकि अभी टाइम कम है ना इतना, अब एक एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में नहीं समझाया जा सकता, लेकिन अगर आपको किसी प्रश्न में दिक्कत आती है तो मुझे अलग से बताओ। मैथ्स तो आपको बिल्कुल ऐसे जैसे घर में नहीं यूज़ करते, ये तो मैथ्स यार तुम्हारे जीवन की है, रोज़ खाने से लेके रात को सोने तक यही मैथ्स यूज़ कर रहे हो। तो मैथ्स तो बहुत आसान सब्जेक्ट है और उसको हम देखते नहीं है ना, हम चल रहे हैं वो मैथ्स है, घूम रहे हैं मैथ्स है, सब जगह मैथ्स है, और फिर मैथ्स कठिन है। तो कहाँ से हुई कठिन? ये तो सब काम कर रहे हो आप। देखो 6 सेंटीमीटर है तो बनाया आपने, 3 सेंटीमीटर चौड़ाई, अब चौड़ाई 3 है तो भैया लंबाई को भी 3 में बांटना पड़ेगा ना, तभी तो हिसाब किताब आएगा उसका। बराबर क्षेत्रफल वाले वर्गों में बांटने पर प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल, अब एक का पूछ रहा है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणागे भुजा होता है ना, तो भुजा 3 गुणागे 3 कितना आएगा? 9 वर्ग सेंटीमीटर। कितना आएगा? 9 वर्ग। एक का पूछा उसने, दोनों का नहीं पूछा। क्षेत्रफल प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक का तो 9 आएगा, अगर दोनों का पूछा होता तो 18 हो जाता है ना।
नीचे दी गई आकृति में छायांकित भाग होगा। देखो छायांकित 1 2, पहले गिनो, टोटल गिनो 1 2 3 4। अब देखो 4 यहाँ हैं तो 4 यहाँ होंगे, 4 और 4 8, 4 12 और 4 16। तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 16। अब छायांकित देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब शेडेड कितने हैं? छायांकित, शेडेड का मतलब है 8। अब वो छायांकित भाग बताना है ना कितना होगा, तो छायांकित भाग है, देखो संपूर्ण के सापेक्ष कोई भाग है वही भिन्न होता है ना, और ये बराबर भाग हैं, बराबर होने चाहिए वो, तो बराबर हैं। तो देखो आप 8 तो शेडेड हैं और कुल भाग कितने हैं? 16। तो 8 ही कम 8, 8 दूनी 16, तो 1/2, 1/2। वैसे भी थोड़ा हिसाब लगाना, कैसे? अरे टोटल 16 है, नहीं आती तुम्हें भिन्न, कोई बात नहीं, भिन्न नहीं आती ना, मत सोचो भिन्न के बारे में, सोचो ही मत। टोटल भाग कितने हैं? 16 हैं, उनमें से जो शेडेड हैं वो कितने हैं? 8 हैं। तो 16 और 8 में कैसा संबंध है? अरे 16 और 8 में कैसा संबंध है? 8 जो है वो 16 का क्या है? आधा है ना। अरे 8 जो है वो 16 का आधा है, तो आधा आएगा इसका आंसर। कितना आएगा? आधा। 1/2 को आधा भी बोलते हैं, कई बच्चे तो इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं। 1/2 का मतलब होता है आधा, एक चीज़ के 2 बराबर भाग कर दो तो वो आधा बन जाता है। तो टोटल खाने 16 हैं, उनमें से 8 रंगीन हैं, तो आधा भाग रंगीन है। ठीक है, फटाफट फटाफट, कितने हैं? 60 क्वेश्चन है, बस होने वाला खत्म है ना। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये ना उसमें भी आता है नेस में, नेशनल अचीवमेंट सर्वे में। रमेश अपने घर की छत पर टाइल्स बिठा, छत का आकार कैसा है? 12-15। अब समझो इस क्वेश्चन को, थोड़ा समझाता हूँ मैं। 12-15 है ना, 12-15 का मतलब है कहाँ पर बनाऊँ, कहाँ पर बनाऊँ, कहाँ पर बनाऊँ, ये है मान, ऐसा समझो, ये 12 है और इसको थोड़ा लंबा कर दो यार, है ना, ये 15 है। ठीक है, क्या कह रहा है? अब देखना जरा, 12-15 फीट है। बाज़ार में 2-1, 2-2, 3-3 और 4-5 फीट वाली टाइलें उपलब्ध है। कौन सी टाइल खरीदनी चाहिए ताकि वो बिना काटे बिछाई जा सके? अब 4 ऑप्शन है, 2-2 वाली ले, 3-3 वाली ले, 2-1 वाली ले, 4 फीट। तो देखो समझो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, यहीं पर समझ लो, नीचे बार बार करने में दिक्कत होगी आपको। मान लो ऐसा है, 12 और ये 15 है ना, ये 12 है और ये 15 है, ऐसा है। अब देखो, अगर समझो जरा ध्यान से, अगर वो उसको क्या करना है, काटना नहीं है टाइल्स को ना, तो अगर 2-2 वाली लेता है वो, यानी 2 लंबाई और 2 चौड़ाई, तो देखो कैसे होगा, कितनी टाइलें लगेंगी? अरे कितनी टाइलें लगेंगी? 1 2 3 4 5 6 टाइल लगेंगी। ऐसे में 6 लगेंगी और ऐसे में 15 है ना, ऐसे में 15 है, तो 2 2 7 और 1 फिट के लिए काटना पड़ेगा, तो ये वाला ऑप्शन तो ख़त्म हो गया। अब 3-3 में आओ, अब 3-3 में आओ, तो 3-3 में कितना है? 12 है, तो 1 टाइल, 2 टाइल, 3 टाइल और 4 टाइल लगेंगी। अरे 3 3 6, 3 3 9, 3 चौके 12, लंबा 3 है और चौड़ाई भी 3 ही है, तो 3 और 3 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 5 15, तो कितनी टाइलें लगेंगी? 5 यहाँ लगेंगी। सेट तो हो जाएगा, 3-3 से क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। लेकिन कितनी टाइलें लग रही है देखो, अरे कितनी लग रही है यहाँ? 1 2 3 यहाँ लगेंगी ना। कितना है उसको? लंबा कितना है? 3 फीट और 3 फीट चौड़ा है, तो ये 3 यहाँ लगेगी, तो 3 लंबा कवर करेगा, वो 3 यहाँ कवर करेगा, है ना। तो 3, तो कितनी हो गई? 3 3 6, 3 9 4 और 5 टाइलें यहाँ लगेंगी, ऐसे में लगेंगी। ठीक हो गया। अब आए 2 फीट, 1 फीट, ये छोड़ दो। 4 फीट 5 फीट देखो ज़रा, 4 फीट 5 फीट तुम्हारे लिए सही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 4 फीट लंबा है, तो 1 2 3 टाइल लगेंगी ऐसे में। कितनी लगेंगी? 3 ऐसे में लगेंगी और 5 10 और 5 15, यानी 3 ही टाइलों से तुम्हारा क्या हो रहा है? काम हो रहा है ना। अरे बगैर काटे फीटे कितनी टाइलों से काम हो जाएगा आपका? अरे 3 ऐसे लगानी, 3 ऐसे, तो यानी 9 टाइलों में पूरा हो जाएगा काम। अरे ये है ना, समझे, समझ में आ गया होगा। क्योंकि 4 फीट लंबा है, तो 4 फीट है, तो लंबाई कितनी है छत की? 12 है ना, तो 4 और 4 8 और 4 12, तो 3 ऐसे में लगेंगी, 3 ऐसे में लगेंगी और ऐसे में कितनी लगेंगी? 5 फीट है ना, ये चौड़ाई 5 फीट है, तो 1 2 3 ऐसे में लगेंगी, ऐसे में लगेंगी। तो टोटल कितनी लग जाएंगी? अरे टोटल टाइल्स कितनी लग जाएंगी? 3 3 जा
9 टाइल्स लगेगी इसमें। कितनी टाइल्स लगेगी? 9। इसमें कितनी टाइल लगेगी? 9 लगेगी। तो सबसे सही तुम्हारे लिए ये वाला पड़ जाएगा, क्योंकि इसमें आपको कम टाइलें भी लगेंगी और बिना काटे पूरी छत भी क्या हो जाएगी आपकी, ढक जाएगी। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? क्योंकि इनमें टाइल्स वैसे ये वाला भी ठीक है, इसमें भी काटना नहीं पड़ेगा तुमको टाइल्स को, लेकिन इसमें टाइल्स ज़्यादा लग रही हैं। अरे नहीं लग रही, क्योंकि कितना था वो 3, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5, तो 5 चौके 20 टाइलें लगेंगी ना इसमें। इसमें ज़्यादा टाइलें लगेंगी तुम्हारे पास, तो टाइलें कम लगेंगी और बगैर काटे फिटे, तो ये है इसका आंसर डी। ठीक है ना। एक कक्षा की गणित विषय का अध्ययन, एक कक्षा में गणित विषय का अगर अलग से चाहिए होगा ना सॉल्यूशन, तो बता देना, मैं बिल्कुल एक इसका ज्योग्राफिकल चित्र बनू के आपको बढ़िया ढंग से दे दूँगा। हैं, अब वो क्या करें, एक कक्षा गणित अध्ययन करने वाले विद्यार्थी 12 हैं, इसको टेली चिन्ह में प्रदर्शित किया जा सकता है, बिल्कुल करें। देखो कैसे करते हैं टेली चिन्ह में, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10 और 11 और 12, है ना, तो ये हो जाएगा ना। अरे यही तो हो जाएगा, पहले ऐसा होता है ना वैसे, 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये ऐसा वाला भी होता है। देखो कैसा, ये 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10 और फिर 2 के लिए 11 और 12, तो ये वाला ऑप्शन ठीक है। एक बगीचे का माली दैनिक पारिश्रमिक 250 रुपये है। यदि माली द्वारा जुलाई महीने में एक सप्ताह कार्य ना किया जाए तो माली का उस महीने का कुल पारिश्रमिक होगा, कितना कमाया उसने ना। तो जुलाई में कितने दिन होते हैं? 31 में से 7 माइनस कर दो, 7 माइनस कर दो ना। 7 दिन काम नहीं किया उसने, तो कितने दिन काम किया? 24 दिन बस। तो एक दिन कितना मिलता है उसको? 250, तो 250 से गुणा कर दो 24 को, तो कितना आ जाएगा? ये 0 मेरे ख्याल से कितना है, गुणा कर लेना, 6000 के करीब आ जाएगा। कितना आ जाएगा? आसान सा क्वेश्चन है ना। एक मालिक दैनिक पारिश्रमिक 250, एक दिन में वो कितना रुपये कमाता है? 250 रुपये। अब उसको डेली का देते हैं पैसा। माली द्वारा जुलाई महीने में एक सप्ताह कार्य नहीं किया गया, नहीं गया वो, जहाँ काम था वहाँ नहीं गया, तो उस दिन के काटेगा ना वो, तो 7 दिन के पैसे उसको नहीं मिलने वाले। 7 दिन के पैसे उसको, उसने काम कितने दिन किया? जुलाई में कितने दिन होते हैं? 31, 31 में से 7 हटा दो तो कितने दिन काम किया? 24, तो 24 को 250 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा 6000। ठीक है। यदि 1 दर्जन पेंसिल का मूल्य 66 है, अरे देखो 12 पेंसिल कितने की मिल रही है भाई? 66 रुपये की है, तो 5 पेंसिल कितने की मिलेंगी, है ना। तो 1 दर्जन अगर 66 रुपये की है तो एक पेंसिल कितने की आएगी बताओ? यानी आपने 12 पेंसिल जो है 66 रुपये की है, तो 12 पेंसिल 66 रुपये की है, तो 66 रुपये को 12 पेंसिलों में बांट दो, तो एक पेंसिल कितने की आएगी? देखो 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, अगर 60 रुपये की आती ना 12 पेंसिल, तो एक पेंसिल ने 5 रुपये का आना था। हिसाब लगाओ, हर जगह गणित की ज़रूरत नहीं पड़ती, कहीं पर अपना जो घर का हिसाब किताब है उससे भी सवाल सॉल्व हो जाते हैं। तो देखो क्या कह रहा हूँ मैं, 60 को 60 + 6 कर दो ना 66 रुपये को, 60 + 6, तो 12 से डिवाइड करोगे तो 5 रुपये की एक पेंसिल है। कितने रुपये की? 5। अब ये 6 रुपये भी बांटने हैं 12 लोगों में, तो 12 लोगों में बांटोगे तो 12 पंजे 60 आएगा ना, लेकिन ये 0.5 आएगा, तो 5 रुपये 5 पैसे की आई एक पेंसिल। कितने की आई? 5 रुपये। ठीक है, इतने की आएगी ना, कितने हो गए एक की? तो अब आप 5 रुपये 50 पैसे, सॉरी, है ना। तो अब आप निकाल दो, कितनी चाहिए तुम्हें? 5 निकालनी है ना, तो 5 पंजे 25। अब देखो अभी मैं गणित लगाऊंगा ही नहीं ना, समझ रहे हो, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, गणित से तो बहुत आसान है ये। कैसे? 66 को 12 से भाग कर दो, 66 को 12 से भाग कर दो तो 5.5 आ जाएगा डिवाइड करके, और फिर 5.5 को 5 से इंटू कर दो, 5.5 को 5 से इंटू कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि पहले आपको एक पेंसिल का मूल्य पता करना है और फिर उसको 5 से गुणा कर देना है, तो 5 पेंसिलों का मूल्य आपको पता लग जाएगा। लेकिन मान लो मैं कह रहा हूँ किसी बच्चे को नहीं आती जोड़ घटाना गुणा भाग, कम आता है, तो वो क्या करेगा? अरे क्या करेगा, 66 रुपये की है ना 12 पेंसिलें, 12 पेंसिलें 66 की है, तो एक पेंसिल का निकालना है। तो एक तो गणित तो क्या कहती है कि आप 66 को 12 से भाग कर दो, तो 12 पंजे 60, 6 दशमलव लगाए 0 और 12 पंजे 60 आ गए ना, 5.5 आ गया। ठीक है, और फिर कितनी चाहिए उसको? कितनी चाहिए? अरे चाहिए कितनी, कहाँ गया यार, जल्दी आ जा। हाँ 5, तो 5 से इंटू कर दो, तो 5.5 × 5,
तो 5 पन्नी 25 का 5 हासिल लगे 2, 5 पन्नी 25 हो 2, 27.5, 27 रुपये 50 पैसे क्या आ जाएंगी। ठीक है ना, होगा आंसर। कहाँ ये है आंसर, ये है एक तरीका तो ये। दूसरा मैं कह रहा हूँ, मान लो नहीं यार तुम्हें डिवाइड करना नहीं आता तो क्या करो, 12 पेंसिलें हैं 66 रुपये की। तो ऐसा सोचो यार, अगर 60 रुपये की होती तो हमें एक पेंसिल कितने रुपए की पड़नी थी, 5 रुपये की। लेकिन ये 66 रुपये की तो 6 रुपये और है, तो 6 को भी 12 लोगों में बांटना है, 6 टॉफ़ियों को 12 लोगों में बांटना है। तो 6 मतलब आधी, अरे 6 टॉफ़ियाँ हैं, मान लो 1 2 3 4 5 6 टॉफ़ियाँ हैं, लोग कितने हैं 12, तो आधा आधा तोड़ दो इनको, आधा आधा तोड़ दो। तो आधा करने का मतलब कितना होता है, 5 और 1/2, यही तो हो गया। आधा अभी बताया था मैंने, तो आधा मतलब होता है 5.5 होता है, 0.5 का मतलब आधा होता है, ध्यान देना। बस अब गुणा कर दो। अब मान लो गुणा भी नहीं आता तुम्हें, तो 5 से पहले 5 को करो तो 25। अब ये 50 पैसे हैं, कितने हैं 50 पैसे हैं, तो 5 पेंसिलें 50 पैसे की। देखो 50 पैसा और 50 पैसा कितना हो जाएगा, 1 रुपये। 50 पैसा और 50 पैसा कितना हो गया, 1 रुपये, 2 रुपये और एक 50 पैसा और है, क्योंकि 5 है ना, 5 है तो 50 कितना हो गया, तो ये 25, 2 रुपये 50 पैसा ना, तो 2 रुपये, तो 27 रुपये 50 पैसा आंसर आ गया। ठीक है, बहुत तरीके हैं मुझे बताना, अगर आपको अलग तरीके से समझना हो तो गणित को बहुत आसान तरीके से बताया जा सकता है, आप मुझे बताना, मैं बता दूंगा आपको। देखो श्याम के पास 250 मिलीलीटर की एक बोतल है, जिसकी सहायता से उसे 2 लीटर पानी की एक बोतल भरनी है। श्याम को छोटी बोतल से कितनी बार बड़ी बोतल में पानी डालना होगा। देखो उसके पास ये है 250 की बोतल है और 2 लीटर भरना है उसको, 2 लीटर। तो 2 लीटर का मतलब कितना होता है, अरे 1 लीटर का मतलब होता है 1000, 1 लीटर का मतलब 1000, तो 2 लीटर का मतलब कितना हो जाएगा 2000, कितना हो जाएगा 2000। तो 250 तब तक गिनते रहो जब तक तुम्हारा 2000 नहीं आता। अगर मान लो, एक तरीका तो ये है कि 250 से इसको डिवाइड कर दो, गणित का तरीका तो ये है कि 250 से इसको डिवाइड कर दो 2000 को। लेकिन अगर नहीं ऐसा करना है तो ऐसा करो, देखो 250 और 250 कितना हो जाएगा 500, 2 बारी में 500 हो जाएगा। अरे 2 बारी में कितना हो जाएगा 500, और 500 को 4 बार करो, 500 को अगर 4 बार करो तो कितना हो जाता है 2000 हो जाता है ना। 500 अगर 4 बार करो तो कितना हो जाता है 2000 हो जाता है। तो इस 500 के लिए कितनी बार डालना पड़ रहा था, 2 बार, 2 बार, 2 बार और 2 बार, तो कितना हो गया 2 2 4 2 6 और 2 8 बार, कितनी बार 8 बार डालना पड़ेगा, तो आपकी 2000 लीटर की बोतल भर जाएगी, है ना। 56। करीम 30 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से 1/2 किलोग्राम टमाटर, 20 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से 2 किलोग्राम आलू तथा 20 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से 1/4 किलो प्याज। करीम ने कुल कितने रुपए की सब्जी, देखो 30 रुपये के प्रति किलोग्राम की दर से 1/2 किलोग्राम टमाटर, तो टमाटर कितने के खरीदे उसने 15 रुपये के टमाटर, क्योंकि 30 रुपये का 1 किलो, आधा किलो कितने का आएगा 15। 20 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से 2 किलोग्राम आलू, तो 20 रुपये का आलू है तो 2 किलो खरीदा तो कितने का आएगा 40, और भाव से 1/4 किलोग्राम प्याज। अब 20 रुपये किलो प्याज है तो उसने 1/4 मतलब चौथाई भाग खरीदा, तो 20 रुपये के 4 बराबर भाग कर दो तो 5 रुपये का उसने प्याज खरीदा, तो बस कर दो। ये बच्चे का भी बढ़िया करा हुआ है। 40 और 10 50, 55 और 5 60 रुपये आ जाएगा, कितना आ जाएगा। देखो कितना बढ़िया है, इसको बगैर गणित का भी करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी टाइम नहीं बताता मैं आप लोगों को, है ना। अगला देखो, 40 बच्चों की एक कक्षा में 20 बच्चे दूध, 10 बच्चे कॉफ़ी तथा 10 बच्चे चाय पीना पसंद करते हैं। इस स्थिति को दिखाने के लिए उपयुक्त चपाती चार्ट कौन सा होगा, आर्ट कौन सा होगा। देखो भाई 40 बच्चा है तो ये पूरा 40 बच्चा है ना। अब 20 बच्चे दूध पीते हैं तो आधा सेक्शन दूध हो गया, 10 बच्चे कॉफ़ी पीते हैं और 10 क्या कहते हैं चाय, ऐसे बांटने हैं ना। क्योंकि 10 देखो समझो 10 जो है चौथाई भाग है, 10 जो है चौथाई भाग है 40 का, तो 10 यहाँ 10 यहाँ 10 यहाँ 10 यहाँ, तो ये वाला सेक्शन तो क्या है 20 बच्चे दूध पी रहे हैं तो आधे पे दूध आ गया। 10 बच्चे कॉफ़ी और 10 बच्चे चाय, तो ये कॉफ़ी कर लो, ये चाय कर लो, या ये कॉफ़ी ये चाय। तो देख लो ऐसा कौन सा होगा जिसमें एक सेक्शन तो ये वाला है। देखो ये पूरा काला है, आधा आधा काला है ना, तो ये तो हो गया दूध, इसको कॉफ़ी मान लो और इसको चाय मान लो, तो ये आपका सही आंसर। बड़ा अच्छा पेपर बना रखा है, आपको लॉजिकली चेक किया जा रहा है, ठीक है ना। 1 किलोग्राम 24 लड्डू आते हैं, ठीक है भाई। 1 किलोग्राम मिठाई खरीदो, 24 लड्डू आ रहे, 12 किलो लड्डू के डिब्बों में पैक किया जाना है। यदि एक डिब्बे में 16 लड्डू तैयार है तो कुल डिब्बों की आवश्यकता बतानी है, ठीक है ना। अब देखो पहले 1 किलोग्राम में कितने लड्डू आते हैं 24, तो 12 किलो में कितने लड्डू आएंगे, अरे 1 में 24 आते हैं तो 12 में 24 गुणा के 12, 12 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 1 चौके 4, 1 दूनी 2, 8 8 288, ठीक है 288। 12 किलो में कितने लड्डू आएंगे
288। अब 16, एक डिब्बे में 16 लड्डू पैक करने हैं, तो 288 को 16 से क्या कर दो, भाग कर दो। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 8 में 6 गए 2 2, 16 नम्बे 128 होता है, नहीं 16 अट्ठे 8 छिंगे 48, हाँ 16 अट्ठे 128, तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे 18 है ना, फटाफट देख लो यार। तरकारी की दुकान पे यदि लौकी की कीमत 20 रुपये, 1 किलो लौकी 20 रुपये की है, अब उसको इतनी लौकी चाहिए। देखो ये भी मैं तुम्हें बगैर गणित के बताता हूँ। 1 किलो लौकी है 20 रुपये की, तो उसने कितनी खरीदी 4 और 3/4 है ना, तो 4 किलो तो सीधा सीधा लगा लोगे तुम 80 रुपये की आई। यहाँ फंस जाओगे तुम लोग। 3/4 का मतलब समझते हो, देखो ऐसा, ये 4 बराबर भाग है तो इतना खरीद लिया आपने, एक भाग छोड़ दिया, चौथाई भाग छोड़ दिया, 3 भाग खरीद लिया। तो अगर 20 रुपये को 4 में बराबर डांटो तो 5 5 5 5 है ना, अरे समझ रहे हो, ये देखो ना 4 में बराबर भागोगे तो 5 5 5, तो उसने कितना खरीदा, उसने 3 भाग खरीद लिए ना, 1 2 3, तो कितना खरीदा 5 10 15, 15 रुपये का खरीदा ना, तो 15 रुपये का और ख़रीदा उसने, कितने का 15 रुपये, तो 95 रुपये का खरीदा उसने, कितने का, अरे 80, 4 किलो 80 और 3/4 भाग खरीदा ना उसने, 3/4, तो 3/4 मतलब 1/4 भाग है 5 रुपये का, तो 3/4 कितने का आएगा 15 रुपये का आएगा, कितने का आएगा 15 रुपये का आएगा ना। तो 80 और 10 90 और 5 95 रुपये का आएगा, 95 रुपये है। लास्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति ईंट की सतह को प्रदर्शित करती है, तो देख लो भाई कौन सी प्रदर्शित करती है ईंट की सतह को, है ना, तो कौन सी करेगी ये। तो ये हो गए आपके 60 क्वेश्चन, किसके, ये हो गया सेट के, है ना। तो 20 आर के थे मेरे ख्याल से हिंदी, 20 आर का था साइंस और 20 आर के थे मैथ्स के 60। अब इसके बाद मैथ का वो पार्ट 2 में आएगा, क्लास 6 पार्ट 2, ये क्लास 6 पार्ट 1 के नाम से आएगा। और अगर क्लास 9th के तो 3 पार्ट बने हैं, क्लास 9th के 3 पार्ट, पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 अभी आया नहीं है, 2 मैंने बना दिए। इसका आज 6 का पहला पार्ट हो गया, अगला मैं आपको जल्दी दे दूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की मदद हो सके और जो टीचर मेहनत कर रहे हैं उनको कम से कम पैटर्न का पता लगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जितने ग्रुपों में मैं भेज रहा हूँ तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो ना, ताकि अधिकतर बच्चे इससे प्रॉफिट हो। जितना अच्छा हेल्दी कंपटीशन होगा तो अच्छे बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगी, जो डिज़र्विंग कैंडिडेट है ना, मिलनी भी चाहिए। और सरकार कर रही है तो हम लोगों को भी थोड़ा प्रयास करना चाहिए, शिक्षकों को, कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट करवाना चाहिए और फिर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अच्छे से अच्छा नॉलेज, क्योंकि देखो कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं। अगर इन क्वेश्चनों को आपको अलग से व्यवहारिक भाषा में समझना हो तो मुझे कमेंट करना। अगर कोई टीचर या किसी को पढ़ाता है या कोई देख रहा है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं बिल्कुल बगैर मैथ्स का यूज़ करें इन सवालों को बताऊंगा आपको ना। क्योंकि ज़रूरी नहीं है, जब छोटी क्लासों में पढ़ाते हैं आप लोग तो इसका ध्यान रखा करें कि छोटी क्लास में हर सवाल को मैथ्स से ही नहीं बताना चाहिए, अनुमान विधि से भी बताना चाहिए। उसको अनुमान अप्रॉक्सीमेट, उसको आइडिया लगाने का मौका देना चाहिए बच्चे को कि हाँ यार तू अनुमान लगा क्या होगा, क्योंकि अनुमान उसकी ज़िंदगी का पार्ट है। तो फिर उसको प्रत्यक्ष में बताओगे, फिर फॉर्मल मैथ्स में बताओगे तो वो जल्दी समझ जाएगा। लेकिन हम लोग अनुमान लगाने का मौका देते ही नहीं, सीधा मैथ्स घुसेड़ देते हैं, तो फिर मैथ्स बच्चे को कठिन ही लगेगी। आप कोई कहेगा कि यार ये लो 5 सही 3/4 इसका निकालो, अब बच्चा कंफ्यूज हो गया ना। अरे सीधा है कि 5 किलो अलग करवाओ, 3/4 अलग कराओ, तो 5 किलो का तो सीधा है भाई। अगर कितना था वो लास्ट वाला क्वेश्चन जो था, ये कितना अच्छा था इसमें, ये हाँ सॉरी 4 सही 3/4, तो भाई 4 सही 3/4 है। अब 4 सही 3/4 है तो 1 किलो 20 रुपये का है, तो 4 किलो तो बच्चा समझ जाएगा ना। ऐसे बनाओ ना, 1 2 3 4, ये 4 किलो हो गया और 3/4 एक और बनाओ और उसमें आपने सिर्फ इतना ख़रीदा, ये बताओ बच्चे को इतना ख़रीदा हमने, तो ये 4 उसको पता है 20 रुपये का 20 रुपये का 20 रुपये का 20 रुपये का, तो 80 रुपये का तो ये ख़रीद लिया। अब वो जो 20 रुपये हैं उनको 4 बराबर भागों में बांटोगे तो 5 5 5 5, तो लेकिन जो शेडेड है वो ख़रीदा, तो कितने रुपये ख़रीदा 15। तो देखो कितना बगैर मैथ्स का यूज़ करे उसको सवाल आ गया ना, और उसको आसान। अब बताओ उसको कि हाँ बेटा अगर इस सवाल को तुझे गणित से करना है तो ऐसा करेगा, 4 सही 3/4 गुणा गए 20, तो 20 चौके 80, या पहले इसको मिक्स में बदल के तब उसको प्रॉपर तरीके से कराओगे तो आई थिंक ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि मैथमेटाइजेशन ऑफ थॉट प्रोसेस, सोच प्रक्रिया का गणितीकरण करना है, मतलब क्योंकि गणित का तो यूज़ कर रहा है लेकिन उसके सोचने के तरीका गणितीकरण करना है। तो इसलिए अगर आप लोगों को इस टाइप की कुछ मदद चाहिए, कोई भी देख रहा है इस वीडियो को, तो मैंने कहा मेरा नाम डॉक्टर मुकेश नौटियाल है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं 98975443 और 79, है ना।
ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आपको मेरे से कॉन्टैक्ट करना है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो बगैर मैथ्स का यूज़ करें आप मैथ्स बता सकते हो। हाँ, फिर फॉर्मल मैथ्स में तो ले जाना ही पड़ेगा ना। अच्छा, फिर ये डिजिट अगर बहुत बड़ा हो गया, जैसे मान लो किसी ने कह दिया 1050 3/4, तो अब उसके लिए फिर ऐसा बनाना मुश्किल हो रहा है अनुमान विधि। तो फॉर्मल मैथ्स में तो ले जाना ही पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे ले जाना चाहिए। छोटी क्लासों में पढ़ाते वक्त हमें इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना यार बच्चों के लिए ना। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जैसा भी होगा मैक्सिमम टीचर्स और मैक्सिमम बच्चों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू।